Hi, hello, welcome to my channel. First of all, good morning to all of you and today is 27 मई 2020 और ये है दैनिक जागरण और इसका टॉपिक है लोकतंत्र का खाका बदलने वाला संकट। आज जब कोरोना संक्रमण से मनुष्य समाज और राष्ट्रों के व्यवहार में गंभीर परिवर्तन आ रहा है, तब लोकतंत्र और राजनीति में भी बदलाव अपरिहार्य है। अभी सभी बदलावों को पूर्ण अनुमान नहीं लगाया जा सकता, लेकिन कुछ प्रवृत्तियां स्पष्ट हैं। जहां अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली और स्पेन जैसे लोकतांत्रिक देश कोरोना संकट से जूझने में असफल रहे, वहीं कुछ गैर लोकतांत्रिक साम्यवादी देशों जैसे चीन, उत्तर कोरिया, वियतनाम आदि ने अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन किया है। जब चुनाव मानव सुरक्षा और मानव अधिकारों में करना हो, तो साम्यवादी देशों ने सुरक्षा को तरजीह दिया, भले ही उसके लिए उनको अपने लोगों की स्वतंत्रताओं को कुचलना पड़ा हो। बहरहाल कोई भी देश हो, हर जगह एक ही चिंता रही, जान है तो जहान है, अर्थात सुरक्षा सर्वोपरि, शेष सब गौण। अन्य लोकतांत्रिक देशों में भी जब लोगों, खास तौर पर गरीबों और वंचितों को सुरक्षा और स्वतंत्रता में चुनाव करना पड़ा है, तो उन्होंने सुरक्षा को ही चुना। अपवादों को छोड़ लगभग 130 करोड़ लोगों ने भारत में लॉकडाउन के दौरान आपदा प्रबंधन कानून और महामारी कानून के अंतर्गत सरकार की बढ़ती सख्तियों और अपनी घटती स्वतंत्रता को स्वेच्छा से स्वीकार किया। यानी आपदा काल में लोगों ने स्वतंत्रता की अपेक्षा सुरक्षा को ज़्यादा महत्व दिया। इससे स्पष्ट है कि भविष्य में हमें राज्य की नैतिक स्थिति का पूर्ण निर्धारण करना होगा और नए सिरे से परिभाषित करना होगा कि राज्य को कितनी शक्ति दी जाए और व्यक्ति को कितनी स्वतंत्रता। संभव है स्वयं व्यक्ति ही राज्य को ज़्यादा शक्ति देने का प्रस्ताव कर उससे बेहतर सुरक्षा की अपेक्षा करे। चौथी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व गौतम बुद्ध और 16 से 18वीं ईस्वी में यूरोपीय विचारक हॉब्स, लॉक, रूसो के अनुसार व्यक्तियों ने अपनी सुरक्षा के लिए संविदा द्वारा राज्य का निर्माण किया। अतः लोकतंत्र के चरित्र में प्रथम बदलाव यह होगा कि स्वतंत्रता और अधिकार जैसे अवधारणाओं पर सुरक्षा के पहरेदार के रूप में अर्ध अधिनायकवादी राज्य का अभ्युदय होगा, जो लोकतंत्र की वर्तमान अवधारणा को बदल देगा। दूसरा परिवर्तन संघीय ढांचे में संभावित है। विश्व के कुछ देशों जैसे ब्राजील, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना और भारत में त्रिस्तरीय संघीय व्यवस्था है, जिसमें संघीय, प्रांतीय और स्थानीय सरकारों को संविधान से सीधे शक्तियां मिलती हैं। कोरोना संकट में तीनों तले के प्रति लोगों की निष्ठाएं बढ़ी हैं। संकट काल में राष्ट्रवादी भावनाएं प्रखर हो जाती है, जिससे लॉकडाउन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रत्येक आह्वान को देश की जनता ने सिर आंखों पर लिया, जो उनमें राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्त करता है। पर उसी के साथ प्रांतीयता और स्थानिकता के प्रति भी लोगों में अभूतपूर्व आकर्षण दिखा। जिस प्रकार देश के अनेक राज्यों, खासतौर पर पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली और गुजरात से असंगठित क्षेत्र के प्रवासी मजदूरों को आपदा की इस घड़ी में अपना गांव और अपना प्रदेश याद आया और यातायात के साधनों की चिंता किए बिना जिस अधीरता से उन्होंने सपरिवार उस ओर प्रस्थान किया, उसकी कोई मिसाल स्वतंत्रता के बाद मिलती रही। इसका एक पहलू यह भी है कि हमारे गाँव गुलजार होंगे और संभव है कि यह घर वापसी ग्रामीण आर्थिक उन्नयन में योगदान करे तथा शहरीकरण की प्रवृत्ति पर विराम लगाएं। मोदी सरकार द्वारा पूरे देश में 1000 रूबन गांव में क्लस्टर या समूह विकसित किए जा रहे हैं। संभवतः वे ऐसे मजदूर के कार्य कौशल का लाभ उठा सकें। इस प्रकार राष्ट्रीयता, प्रांतीयता और स्थानिकता की त्रिवेणी से संघीय व्यवस्था में नूतन ऊर्जा का संचार होगा। हालांकि जिन राज्यों से प्रवासी मजदूरों का पलायन हुआ है, उनके लिए कुछ संकट भी पैदा होगा, जो अंतर्राज्यीय और केंद्र राज्य संबंधों में कुछ तनाव भी ला सकता है। भारतीय लोकतंत्र में सब ऑर्डर अर्थात शोषित वंचित केंद्रित राजनीति का एक नया अध्याय शुरू होने के संकेत भी हैं। सभी राज्य सरकारें केंद्र के साथ मिलकर उदारता से समाज के निचले तबके के लोगों की मदद कर रही है। यदि इसके राजनीतिक लाभ का एहसास राजनीतिक दलों को हो जाए, तो वे अपनी राजनीति को सब ऑल्टर्न केंद्रित बनाए रखने की चुनावी ही नहीं, वरन उसे अपना राजनीतिक एजेंडा भी बना सकते हैं। यदि ऐसा हुआ तो भारतीय राजनीति में हमें परिवर्तन देखने को मिलेगा, जो हमें जातिवादी राजनीति से वर्ग राजनीति की ओर ले जाएगा। प्रवासी मजदूरों की मदद करने में सरकारों और राजनीतिक दलों ने जाति धर्म नहीं देखा। ऐसा नहीं है कि भारतीय राजनीति में जातीयता खत्म हो जाएगी, पर उसमें वर्ग राजनीति की एक समानांतर धारा भी चल पड़ेगी, जो भविष्य में उन संभावनाओं को जन्म दे सकती है जिसके हिमायती कभी डॉक्टर लोहिया या काशीराम हुआ करते थे। तमाम लोग चुनावी गतिविधियों को ही राजनीति समझने की भूल करते हैं। कोरोना से चुनावी गतिविधियों के चरित्र में भी अभूतपूर्व परिवर्तन संभावित है। अभी तक हमने ई गवर्नेंस सुना है, पर अब हमें ई पॉलिटिक्स के बारे में भी सोचना चाहिए। शारीरिक दूरी के चलते अब चुनावी सभाएं, रैलियां, प्रदर्शन और दैनिक मेलजोल शायद संभव ना हो सकेंगी। परिणाम स्वरूप चुनावी सभाओं का स्थान बड़े मैदान और फील्ड की जगह वर्चुअल प्लेटफॉर्म ले सकते हैं। भविष्य में चुनाव प्रचार का आधार टीवी और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म ज़्यादा होंगे। जो राजनीतिक दल इसके प्रयोग में सिद्धहस्त होंगे, सत्ता पर उनकी पकड़ उतनी ही होगी, मजबूत होती जाएगी। इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि किसी बिंदु पर चुनाव आयोग, सरकार और राजनीतिक दलों में इस बात पर भी सहमति बने कि बिना मतदान केंद्र जाए मतदाता अपना वोट डाल सके। तकनीकी आधुनिकीकरण से हम आज जिन सुविधाओं का आनंद उठा रहे हैं, उसकी 30 से 40 साल पहले कल्पना तक नहीं की जा सकती थी। कोरोना संकट से 21वीं शताब्दी के मध्य तक ऐसे ही अनेक बदलाव होंगे, जो लोकतंत्र, राजनीति, शासन और प्रशासन का रूप, स्वरूप और चरित्र दोनों बदल देंगे। बिजली संकट। झारखंड में भी अभी लॉकडाउन चल रहा है। अधिसंख्य प्रतिष्ठान बंद हैं। मॉल, शोरूम, दुकानें भी नहीं खुल रही हैं।
ऐसे में बिजली की खपत तो कम हो गई है, मगर कटौती इस कदर हो रही है कि लोगों का जीना मुहाल हो गया। प्रतिष्ठान और मॉल, दुकानें आदि बंद रहने से लोड कम हो गया है और ऐसे में आपूर्ति बाधित नहीं होनी चाहिए। भीषण गर्मी में पावर कट आम लोगों का आक्रोश भड़का रहा है। सोमवार को ही धनबाद के कुसुम विहार और झड़िया के लोग सड़क पर उतर आए। तापमान चढ़ा हुआ था। ऐसे में जब बिजली ने झटके देने शुरू किए तो ये भड़क उठे। कुसुम विहार में तो 24 घंटे से बिजली नहीं थी। संकट से परेशान लोगों का हुजूम लॉकडाउन को दरकिनार कर घरों से बाहर आ गया। बात इससे और बिगड़ गई कि विभाग के अधिकारी फोन नहीं उठा रहे हैं। नतीजा यह हुआ कि शाम होते होते हुजूम आमा घाटा फीडर पहुंच गया और घेराव कर दिया। किसी प्रकार पुलिस ने स्थिति संभाली। बरोड़ा में 3 दिन से आपूर्ति बाधित है, कोई सुनवाई नहीं हुई तो लोगों ने अफसरों पर गुस्सा उतारा। ये हालात बता रहे हैं कि यदि बिजली संकट की समस्या जल्द नहीं सुलझाई गई तो स्थिति और बिगड़ सकती है। बिजली नहीं रहने से बड़ी आबादी को जल संकट भी झेलना पड़ता है। सोमवार को ही कोयलांचल के करीब 75,000 आबादी पानी के लिए तरस गई। इस संकट का कारण क्या है, इसका निदान खोजना होगा। बोकारो के ललपनिया स्थित तेनूघाट पावर स्टेशन में 24 मई को ट्रांसमिशन लाइन में खराबी आ गई थी। इसके कारण दोनों यूनिटों से उत्पादन ठप हो गया था। काफ़ी प्रयास के बाद यूनिट 1 को लाइट अप कर ट्रांसमिशन लाइन से जोड़ा गया, जबकि दूसरी यूनिट बंद है। टीटीपीएस में पिछले दिनों भी तकनीकी गड़बड़ी के कारण उत्पादन पर असर पड़ा था। बिजली संकट के कारण बड़ी आबादी प्रभावित होती है क्योंकि उनकी दिनचर्या इसी से जुड़ी होती है। जितनी जल्दी हो इसका हल निकाला जाना चाहिए ताकि भीषण गर्मी में लोगों को एक और समस्या से जूझना ना पड़े। धन्यवाद।